हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर है आपका भाई क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की वीडियो नंबर 6 लेकर। हमारा चैप्टर यानी पहला चैप्टर चल रहा था जिसमें हम अक्षीय स्थिति पढ़ चुके थे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण कर चुके थे। जो अगला पॉइंट था यानी अगला टॉपिक था तो वहाँ निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज की वीडियो में बहुत ही शानदार और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको निकालना जाने सीखेंगे और पूरे के पूरे 5 अंक का पूछा जाता है पेपर में, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और फ्री नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो इस चैप्टर का फ्री नोट्स भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला में जो हमारा क्वेश्चन है, निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, सबसे पहले निरक्षीय रेखा क्या होती है वो उसको जानना जरूरी है। तो देखिए, मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है मान लेते हैं, जिसकी वैद्युत द्विध्रुव है। हमने क्या पढ़ा? जिसका एक बिंदु O होता है, ये नाम लेते हैं। एक बिंदु A B एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष यानी पूरी रेखा है, अक्ष के लंबवत अगर कोई रेखा डाल दी जाए तो कौन सी रेखा कहलाती है? निरक्षीय रेखा कहलाती है। और इसी रेखा के किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना होता है। तो निरक्षीय रेखा समझ में आ गई क्या होती है कि वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत कोई रेखा हो वो क्या कहलाती है, यानी अक्ष के लंबवत कोई रेखा हो वो क्या कहलाती है? निरक्षीय रेखा कहलाती है। क्लियर है? तो अब इसी से हम क्या करने वाले हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण। तो सबसे पहले जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसको अच्छे से बनाते जाइएगा और साथ में लिखते जाइएगा और सीधा हम डेरिवेशन को सिद्ध कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले में क्या देखना है? माना एक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा हमारा? AB। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा? AB हो गया, इसका मध्य बिंदु O गया। वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु A पर -Q आवेश तथा बिंदु B पर +Q आवेश है। बिंदु A पर -Q आवेश तथा बिंदु B पर +Q आवेश है। क्लियर है? तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, इसका मध्य बिंदु O है, बिंदु A पर -Q आवेश तथा बिंदु B पर +Q आवेश है और कैसे माध्यम में स्थित है? परावैद्युतांक निर्वात या वायु वाले माध्यम में स्थित है। परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। तो इसके मध्य बिंदु O से लंबवत क्या करना है? लंबवत यानी जिसे हम बोलते हैं निरक्षीय रेखा। इसके मध्य बिंदु O से लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। तो क्लियर हो जाएगी। तो अगर हम इन दोनों रेखा को एक मिला दें, एक त्रिभुज बना दें, तो ऐसे हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? इतना क्लियर है। क्या पढ़ लिया हमने कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कैसे परावैद्युतांक वाले यानी वायु निर्वात वाले माध्यम में स्थित है। इसके बिंदु A पर -Q आवेश तथा बिंदु B पर +Q आवेश स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से एक निरक्षीय रेखा से r दूरी पर लंबवत r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। अब हमने अक्षीय स्थिति पढ़ा था, जहाँ पर बिंदु P होते हैं तो वहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होती हैं। तो मान लीजिए अगर हम सीधी रेखा बोलें, यानी सीधी रेखा जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे? लंबवत रेखा कहेंगे। तो लंबवत रेखा पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है व E2 है। लंबवत के लिए क्या दर्शाते हैं? लंबवत के लिए अब देखो कि लंबवत के लिए दर्शाते हैं E sin थीटा, तो यानी E1 sin थीटा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? E2 sin थीटा होगा। लंबवत के लिए sin थीटा हो जाएगी। तथा अगर इसी प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो रेखा थोड़ी जो बिंदु Q1 कैसे निकल के जाएगी? सीधी चली जाएगी और जो माइनस यानी +Q कहाँ पर चली जाएगी? ये रेखा को सीधी यानी जिसमें बोल समांतर रेखा। और ये भी रेखा कैसे जाएगी? जो बिंदु A वाली यानी -Q वाली रेखा -Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो दो अलग अलग तीव्रता नापते हैं, तो ये कैसी है? समांतर रेखा है। तो मान लेते हैं इसे E1 यानी इसे मान लेते चलो इसे E1 मान लेते हैं और इसे E2 मान लेते हैं। एक ऐसी है, एक दूसरे के समांतर हैं, तो समांतर के लिए हम cos थीटा लेते हैं और इन पर
परिणामी तीव्रता ले लेते हैं, क्या हो जाएगी E बराबर E1 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, अगर आपके सेट में मिल जाएगी तो इसको हम थोड़ा साफ कर लें सही से, तो आपके सेट में मिल जाएगी, नोट्स तो आपको जो मिल रहे हैं उनमें सब लिखा हुआ है। तो E बराबर क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी, यानी परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, तो बिंदु P पर E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी, और लंबवत में कैसे हो जाएंगे E1 sin थीटा इंटू E2 sin थीटा हो जाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हो जाएंगी। क्लियर है, तो इतना आप नोट कर सकते हो। यानी एक बार और रिपीट करें, जिसको कैसा लिखना होगा कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जो इसके परावर्तांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, जिसका परावर्तांक क्या हो जाएगा K है। इसके बिंदु A पर माइनस Q आवेश तथा बिंदु B पर प्लस Q आवेश है। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय रेखा पर निरक्षीय रेखा से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बिंदु P पर तीव्रता है, तो लंबवत तीव्रताएं क्या होगी E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, और समांतर क्या हो जाएंगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएंगी। ये दो समांतर रेखाएं हो जाएगी। अब करते हैं विद्युत क्षेत्र की, तो अतः तब हम क्या करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से इनका निर्धारण करेंगे। तब क्या देखेंगे, तब क्या हो जाएगा, चूंकि किसके माइनस Q आवेश के कारण, लिख दे पहले माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगी हमारी, हमने क्या पढ़ा है E1 क्या हो जाएगी माइनस Q आवेश के कारण क्या होती है E1, तो क्या होगी E1 बराबर क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके माध्यम में, परावर्तांक के वाले माध्यम में स्थित है, इनटू क्या हो जाएगी Q/। अब यहाँ पर होती है दूरी की बात। अब सोचिए हमने E1 क्यों नहीं लिया, तो सोचिए यहाँ पर क्या होगा, लंबवत दिशा के लिए यानी लंबवत रेखा के लिए क्या हो जाएगी, यही आप समझ लीजिए कि लंबवत दिशा के लिए और लंबवत दिशा के लिए क्या हो जाएगा E1 E2 के cos थीटा का मान E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का मान हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और दूसरा क्या है एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी दूर दूर जा रही हैं, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी अलग हो जाएंगी, इसलिए हमें sin थीटा का मान हटा देना है, तो ये मान क्या हो जाएंगे हमारे हट जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें क्या लेना है cos थीटा का मान लेना है, अभी आगे और हो जाएगा। अब देखिए अब क्या आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² होता है कि नहीं। तो अब हमें दूरी की ज़रूरत है, यानी माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी हमें पता नहीं है, तो हमें वो निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, तो हमें दूरी निकालनी होगी, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात, इसको समझ लेना है। अच्छे पाइथागोरस प्रमेय आती है आपके लिए, हाँ तो देखिए किसके लिए, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो कैसे देखिए, ऐसे देखिए आपका होती क्या है, पहले ये देख लीजिए, कर्ण क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होती है लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मान लेते हैं, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए एक त्रिभुज ले लेते हैं, आधा त्रिभुज, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका लंब है, ये क्या हो गया आपका लंब हो गया, ये क्या हो जाएगा आधार, तो आधार हमें पता होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि यहाँ से एक L होता है, यहाँ से L, यानी कितनी दूरी पर स्थित होते हैं एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे होते हैं, तो यानी आधार क्या हो जाएगा हमारा L। ठीक है, तो हमारे कर्ण नहीं दिया है, तो हमें कर्ण निकालना है, तो क्या हो जाएगा लंब क्या है हमारा r² प्लस क्या है आधार क्या है L² इंटू क्या जो कर्ण का स्क्वायर है, तो इन पर क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर केवल कर्ण बराबर क्या हो जाएगा r² अंडर रूट r² प्लस L² हो जाएगा, यानी विद्युत द्विध्रुव की दूरियां तो आपको पता होती हैं 2L होती हैं, तो दूरी क्या निकल के आ गई भाई अंडर रूट r² प्लस L², यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है अंडर रूट r² प्लस L²। तब इसकी r² प्लस L² है, तो सामने वाले की वजह सेम होगी, तो इसकी भी क्या हो जाएगी r² प्लस L² हो जाएगी, यानी दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिख दें हम, तब क्या हो जाएगी हमारी अंडर रूट r² प्लस
एल स्क्वायर हो जाएगी, और इन सब का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तब देखिए जब टोटल वर्गमूल हो जाए, वर्गमूल का स्क्वायर हो जाए तो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे क्या बचेगा, केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे मान लेंगे हम, समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है, इसे समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे किसके लिए, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। तब क्या हो जाएगी हमारी, तो E2 बराबर क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे, अब क्या होगी, सेम दूरी इसके लिए भी वही है, तो क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी इसका भी वर्गमूल हो जाएगा, और वर्गमूल क्या होगा, हट जाएगा, तो क्या होगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और इसे मान लेंगे हम समीकरण 2 मान लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो समझ में आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमें देखनी है परिणामी तीव्रता, यानी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब यहीं पर परिणामी तीव्रता की बात होगी, तो हमने क्या बताया कि लंबवत का मान हमें हटा देना है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। E1 E2 एक दूसरे, E1 sin थीटा E2 sin थीटा लंबवत हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो हट जाएंगी। और ये जब, लेकिन समांतर दिशा क्या होती, एक दूसरे की, यानी समांतर क्या होती है, एक दूसरे के आकर एक दूसरे के पास कभी ये एक जगह पर मिल जाएंगी, यानी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। लेकिन विपरीत, जब एक यहाँ पर जा रहा हो, यहाँ भाग रहा हो, तो विपरीत दिशा में कभी मिलेंगे नहीं, तो क्या होगा, ये दूसरे हट जाएंगे एक दूसरे से। तो हम क्या कर देते कि यहाँ पर थोड़ा साफ करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर देखिए, अब तो क्या करें, परिणामी तीव्रता, यानी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो क्या हो जाएगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। cos थीटा क्यों लिया, क्योंकि एक दूसरे के समांतर थे, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, cos थीटा ले लिया। तो यहाँ पर देखिए, अब आप देख सकते हो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी E1 और E2 क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल समान है। देखिए समान मान है, तो यानी क्या हो जाएगा, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा बराबर क्या हो, यानी इसे लिखते E1 बराबर क्या होगा, E2 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा हमारा, तब हो जाएगा हमारा E बराबर, यानी 2E1 cos थीटा मान लेते हैं। चाहे आप E2 cos थीटा मान लो, चाहे E1 cos थीटा मान लो, यानी कैसा हो जाएगा कि आप चाहो तो, यानी कैसा हो जाएगा, आप देख सकते हो कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ पर लिखिए E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों के मान क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या लोगे, E1 की जगह कोई भी एक मान, सेम मान है, तो हम क्या मान लेते हैं कि E1 बराबर E2 है, तो E1 की जगह हम E2 का मान रखेंगे, तो सेम वही मान है, तो क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है, तो हम क्या लिखेंगे, E बराबर 2, अब मान क्या रखना है, E1, चाहे दोनों में से कोई एक मान लिख दो, कोई सा भी, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा, क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 को यहाँ पर Q के पास पहुँचा दिए, यानी 2Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा, देखिए कि लाल बट्टे का पढ़ा होगा, LAL बटे KA पढ़ा है, LAL बटे KA, यानी साइन, और ये होगा कॉस, ये होता है कॉस। तो कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या है, L, कर्ण क्या है हमारा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू क्या हो जाएगा, L बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। यानी किसके कारण किससे ले रहे हैं हम, तो आपके नोट्स में लिखिए कि
कॉस बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा कि आधार बटे कर्ण से, ठीक है, आधार बटे कर्ण से आ गए आपके। तो अब देखिए, तब एक चीज़ लिख लेना कि एल स्क्वायर का मान छोटा है किसकी अपेक्षा, आर स्क्वायर की, एक मान ये समझ लेना आप। तो यहाँ पर हमें जहाँ पर भी एल के स्क्वायर का मान होगा उसको हमें हटा देना है, केवल किसको रखेंगे हम, आर स्क्वायर के मान को। तब हमारा क्या बचेगा, तब क्या बचेगा हमारा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2q। एल कहाँ पर जुड़ जाएगा, इसी के पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा आपका, केवल क्या बच रहा है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा। अब आर स्क्वायर वर्गमूल खुलेगा तो क्या बचेगा, केवल आर बचेगा। तो आर का गुणा किस में होगा, इस आर में होगा, तो आर की घात कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्लियर है, कहाँ से आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर बराबर आर को भी यहाँ पर हमने इसमें जोड़ दिया। क्लियर है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम करने वाले हैं चित्र को साफ, जो आपका जो बना है इसको हम करने वाले हैं साफ। थोड़ी सी बात और है और आपका डेरिवेशन पूरी कंप्लीट, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो इतना हो गया। तो अपन ने चीज़ पढ़ी होगी कि 2ql बराबर p पढ़ा होगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़ी होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2ql बराबर क्या रखेंगे, p। तो यानी e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा p/r3, p/r3 हो जाएगा। चूँकि आपका वैसे तो यही निकल आएगा क्या, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत स्थिति, लेकिन अगर आपको के का मान हटाना है तो बाह्य निर्वात में के का मान कितना होता है, 1। तब क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r3, यानी किसकी जगह पे हमने के बराबर 1 रख दिया, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में निकल कर आ जाएगा। इतनी बात जहाँ पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अगली वीडियो में उसको हम सुधार कर आपको बता सकेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।